और मैच स्टार्ट होने जा रहा है। मैच नहीं, आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो कुछ जनरल बातें एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, ये वर्ड होम्योस्टेसिस, कभी आपने वर्ड सुना है? होम्योस्टेसिस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। जो चीज़ जैसी है वैसे ही बनी रहे। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर अगर स्टेडी स्टेट बनी रहे, यानी हमारी बॉडी के सभी फ्लूइड्स या बॉडी की हर चीज़ जैसी है वैसे स्थिर रहे, तो फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड का पीएच, ऑस्मोलैरिटी, ब्लड प्रेशर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड में शुगर लेवल, है ना, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जो चीज़ जैसी है वैसी ही बनी रहे, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट बनाए रखना या होम्योस्टेसिस। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम तभी अच्छा काम कर सकता है जब होम्योस्टेसिस बनी रहे। ठीक है, सो मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट, वाल्टर कैलन ने वर्ड दिया था, दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। हमारे अंदर चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन भी जैसा है वैसे ही बना रहे। अब देखो लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी आपको पता है? वाटर में। और एक चीज़ होती है ऑस्मोलैरिटी, ये आपको समझनी पड़ेगी। ऑस्मोलैरिटी आपको सॉल्यूशन चैप्टर में केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाएगी। ऑस्मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्वेंट में। तो देखो दो तीन बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने, है ना, एक बीकर में वाटर लिया, इस वाटर में मैंने शक्कर घोल दी, चीनी घोल दी मैंने इसमें, तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है, शरबत बन गया ना। शरबत सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो शरबत बन गया है उसमें शक्कर जो है वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है? पानी जो है वो सॉल्वेंट है। क्लियर? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो जैसा मैं आपको यहाँ बता रहा था कि शक्कर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। जस्ट सेकंड। तो भाई ऐसी स्थिति में ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज करनी है तो शक्कर में, देखो शरबत, शरबत में सॉल्यूट कौन है? शक्कर। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। ये बात समझ में आ गई? यहीं से आगे समझते हैं। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, मतलब मैं शरबत में और शक्कर मिला दूं। तो ये होती है दोस्तों ऑस्मोलैरिटी। ठीक, तो ऑस्मोलैरिटी क्या होती है ये भी आप समझ गए। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स की भी एक ऑस्मोलैरिटी होती है, ब्लड की, टिश्यू फ्लूइड की, है ना। और दुनिया जहान में जितने भी एनिमल सेल है, किसी भी जानवर का सेल हो, फिर वो कोई भी एनिमल सेल हो दुनिया में, गधा, घोड़ा, छिपकली, डायनासोर, वेल, फिश, कोई भी, मक्खी, हाइड्रा, दुनिया के सभी एनिमल सेल्स की जो ऑस्मोलैरिटी है वो होती है अराउंड 200 से 300 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स। तो अराउंड 200 से 300 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स ये ऑस्मोलैरिटी होती है सभी एनिमल सेल्स की। ठीक है, और दुनिया में दो तरह का पानी है, एक है समुद्र का पानी यानी सी वाटर, और एक है मीठा पानी यानी कि फ्रेश वाटर। जो नदियों का पानी होता है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर, और जो समुद्र का पानी है वो कहलाता है सी वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है करीब 50 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स, जबकि समुद्र के पानी की ऑस्मोलैरिटी होती है करीब करीब 1000 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनिमल सेल्स के, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो फ्रेश वाटर होता है वो हाइपोटोनिक होता है, और सी वाटर जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है। तो मीठा पानी और खारा पानी, एक हमारे बॉडी फ्लूइड्स के लिए, हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी इतनी होती है 300, सभी एनिमल सेल्स की ऑस्मोलैरिटी भी इतनी होती है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पता है आपको ह्यूमन ब्लड की कितनी होती है? 300। ह्यूमन आरबीसी 300 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स। अब मुझे एक बात बताओ, दो आदमी डूबे हैं, एक नदी में डूबा है और एक समुद्र में डूबा है, पहले कौन मरेगा? क्या आपको सवाल समझ में आया? दो लोग पानी में डूब गए हैं, एक फ्रेश वाटर में एक मैरीन वाटर में, पहले कौन मरेगा? अगर आपको लगता है फ्रेश वाटर वाला मरेगा तो ए लगाएं, समुद्र वाला मरेगा तो बी लगाएं। डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग विल ऑकर अर्ली इन, पहले कौन सा आदमी मरेगा, समुद्र वाला या नदी वाला? पहले मीठे पानी का आदमी मरेगा, मतलब अगर समुद्र में कोई 20 मिनट में मरता है डूब के, तो नदी में वो 10 मिनट में मर जाएगा। रीजन क्या होता है कि जैसे हमारे आरबीसी जो होते हैं ना,
उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। तो फ्रेश वाटर जो है ना, उसमें अगर आदमी डूबेगा तो फ्रेश वाटर जो है वो कितने वाला है, 50 वाला। तो आरबीसी के अंदर वाटर घुस जाएगा और आरबीसी फूल के फूट जाएंगे, एंड ऑस्मोसिस। समझ में आई बात? आरबीसी के अंदर वाटर घुसेगा, आरबीसी स्वेल होकर बर्स्ट हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस रुक जाएगा, तो जल्दी मरेगा आदमी। लेकिन सी वाटर में क्या होता है, 1000 है ऑस्मोलैरिटी, तो यहाँ पर उल्टा होगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएंगे, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा उनसे, लेकिन वो फूटेंगे नहीं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देर से रुकेगा, तो मीठे पानी में जल्दी मर जाता है आदमी डूब के। फिर मैंने आपको ये बताया था कि 2 आदमी डूबे हैं, एक डूबा है, मतलब एक लाश को अगर निकाल के लाए हम पानी में से, तो कैसे पता लगेगा कि डूबने के बाद मरा है या लाश पानी में फेंकी है, मारने के बाद पानी में फेंका है? याद है किसी को? कार्डियक स्फिंक्टर के ऊपर पानी होगा या कार्डियक स्फिंक्टर के नीचे पानी होगा? चलो वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, ठीक है, और हमने देखा कि 2 तरह का वाटर होता है। अब जब इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं तो हम 2 तरह के एनिमल्स भी देखते हैं। ये एनिमल होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स। इनमें क्या फर्क होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दो तरह के एनिमल्स होते हैं। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऑलवेज हैव कोल्ड ब्लड। फिर से सुनिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऑलवेज हैव कोल्ड ब्लड। बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के ब्लड का या बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑलवेज हैव वार्म ब्लड। ट्रू या फॉल्स? वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑलवेज हैव वार्म ब्लड, ये ट्रू है, क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड हमेशा वार्म रहता है। जैसे हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वही रहेगा, वो कभी उबलेगा नहीं और कभी फ्रीज नहीं होगा, ना तो इधर होगा ना इधर। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑलवेज हैव वार्म ब्लड, वो कभी बॉयल नहीं होता और वो कभी फ्रीज भी नहीं होता। तो इनफैक्ट वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने ब्लड को हमेशा वार्म बनाए रखते हैं, चाहे बाहर इन्वायरमेंट का ऑस्मोलैरिटी मतलब टेम्परेचर कितना भी हो। इसी तरीके से ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर है। ऑस्मो कन्फॉर्मर पहले आए, ऑस्मो रेगुलेटर बाद में। ऑस्मो कन्फॉर्मर में मोस्टली होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स। तो पहले ज़्यादा हार्श कंडीशंस थी ना, तो पहले इन्वर्टिब्रेट आए विच कैन मेंटेन या कैन अडॉप्ट or they can change their body fluid osmolarity according to external environment। ये अपनी ऑस्मोलैरिटी को बाहर की जो पानी की ऑस्मोलैरिटी है उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ये मतलब है ऑस्मो कन्फॉर्मर का। दे कैन चेंज देयर बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना उनकी तरह। तो ये अपनी बॉडी फ्लूइड्स की जो ऑस्मोलैरिटी है उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मो कन्फॉर्मर। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं वो अपने बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, चाहे बाहर की ऑस्मोलैरिटी कुछ भी हो। ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं दे मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट। irrespective of external environment, मतलब बाहर के एनवायरमेंट की ऑस्मोलैरिटी कुछ भी हो, ये अपनी ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट बनाए रखेंगे। इन्हें कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर, फिर भले इस प्रोसेस में इनको कितनी भी एनर्जी भी क्यों ना खर्च करनी पड़े। तो जो लोअर एनिमल्स पहले आए यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स, वो ऑस्मो कन्फॉर्मर थे, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी ऑस्मोलैरिटी को बदल लेते हैं। लेकिन बाद में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम तभी चल सकते हैं जब स्टेडी स्टेट बनी रहे, यानी कि ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट रहे, तो ये आए फिर वर्टिब्रेट्स। इसका एक ही एक्सेप्शन है, हैगफिश, जो है तो वर्टिब्रेट लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर ना होकर ऑस्मो कन्फॉर्मर है। So only vertebrate osmo conformer। ठीक है, तो अब हम ना ये समझ गए हैं कि ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर में क्या फर्क होता है। ऑस्मो रेगुलेटर अपनी ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट बनाए रखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरमेंट। तो अब हम ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में ही बात करेंगे, यानी किसके बारे में बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स के बारे में, कि वर्टिब्रेट्स किस तरह से अपनी ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट बनाए रखते हैं और काम करते हैं।
तो हमको ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में जानने के लिए तो एक ऐसा ऑस्मो रेगुलेटर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों जगह पाया जाता हो, पानी में भी, मीठे पानी में भी और खारे पानी में भी। तभी तो हम देखेंगे कि कैसे वो अपनी ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट बनाए रखता है। ऐसा कोई ऑस्मो रेगुलेटर आप जानते हैं जो मीठे पानी में भी मिलता हो और खारे पानी में भी मिलता हो? फिश। भाई फ्रेश वाटर फिश भी होती है और मैराइन फिश भी होती है। तो एक फिश के एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पे। सपोज ये दो फिशेज हैं, तो फ्रेश वाटर फिश की प्रॉब्लम क्या है बताइए? फ्रेश वाटर फिश के अंदर का इन्वायरमेंट कितना है ऑस्मोलैरिटी वाला है? 300। लेकिन बाहर जो फ्रेश वाटर है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 50। इसकी कितनी है? 1000। तो भाई दोनों तरह की जो मछलियां हैं उनके अलग अलग चैलेंजेस हैं। जो मीठे पानी की मछली है उसका प्रॉब्लम पता है क्या है? हालांकि इसकी बॉडी पे इम्परमेबल कोट होती है, लेकिन यहाँ पे ना गिल्स से एक्सचेंज कैसे होता है बताए? काउंटर करंट मैकेनिज्म। सपोज यहाँ पे गिल एपिथेलियम है, ऐसे बना दे, तो ये गिल एपिथेलियम के एक तरफ जो है ना, इधर तो वाटर चल रहा है और गिल एपिथेलियम के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लड है। तो ब्लड के थ्रू O2 अंदर आ जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है, न्यूट्रिशन अंदर आ जाता है, वेस्ट बाहर निकल जाता है। इस तरह से काम होता है। लेकिन पता है क्या है, बाहर ये फ्रेश वाटर है ना, तो बाहर का मामला हाइपो है, देखिए 50, और अंदर का है हाइपर। तो हाइपर से हाइपो में क्या आता है बताइए? सॉल्यूट। और हाइपो से हाइपर में क्या जाता है? सॉल्वेंट, अगर उसके लिए परमिबिलिटी है तो देखिए बाहर अंदर, बाहर 50 से अंदर 300 है। तो इस मछली के दो प्रॉब्लम है, पहला कि अंदर हाइपर है ना मामला, और बाहर रिलेटिवली हाइपो है, तो इसमें से लगातार सॉल्ट लॉस हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट तो हाइपर से हाइपो में निकल रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है? वाटर गेन। तो सॉल्ट लॉस हो रहा है और वाटर का गेन हो रहा है। अब ये इन समस्याओं से कैसे निपटेगी मछली? तो इसलिए पता है मीठे पानी की मछली पानी नहीं पीती। इनफैक्ट फ्रेश वाटर का कोई भी एनिमल पानी नहीं पीता, चाहे वो मछली हो चाहे वो फ्रॉग हो, क्योंकि उन्हें पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, पानी अपने आप उनके शरीर में घुस रहा है। सो दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। मीठे पानी में या फ्रेश वाटर में रहने वाला कोई भी जानवर पानी नहीं पीता, और बिना पानी पिए ही समय समय पर डाइल्यूट यूरिन पास करता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो वाटर गेन की समस्या है वो तो सॉल्व हो जाती है, जो इसके अंदर जबरदस्ती वाटर घुस रहा है अंदर, वो समस्या तो सॉल्व हो जाती है। लेकिन सॉल्ट लॉस की जो समस्या है ये और ज्यादा गंभीर हो जाती है। अभी इसलिए इसकी जो गिल एपिथेलियम होती है, इसमें एक तरह के सेल्स और होते हैं जिन्हें कहा जाता है आयनोसाइट्स या क्लोराइड सेल्स। ये आयनोसाइट्स जरूरत होने पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सोडियम और पोटेशियम को अंदर खींच रहा है, और क्लोराइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपने आप अंदर आ रही है। ठीक है, तो जो क्लोराइड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपने आप अंदर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्ट का एक्टिव इंपोर्ट हो रहा है। देखिए सॉल्ट लगातार अंदर आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो सॉल्ट लगातार अंदर आ रहे हैं। कैसे अंदर आ रहे हैं? सोडियम और पोटेशियम जो है वो तो अंदर खींचा जा रहा है, पर क्लोराइड जो है पीछे पीछे पैसिवली अंदर आता है। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव इंपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स। मतलब एनर्जी का यूज करके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सॉल्ट्स का एक्टिव इंपोर्ट हो रहा है, ताकि अंदर के एनवायरमेंट को हाइपरटोनिक बनाया जा सके एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये तो होता है यहाँ पे। तो ये आयनोसाइट सेल्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है, कैसे गिल एपिथेलियम में होते हैं ये। अब आ जाओ इधर, समुद्र की मछली। समुद्र की मछली का प्रॉब्लम उल्टा है भाई लोगों। उल्टा कैसे है आप देखिए, कि बाहर का मामला हाइपर है देखो, और अंदर का मामला हाइपो है। तो इस मछली के दो प्रॉब्लम है, एक तो इसमें सॉल्ट गेन हो रहा है, हाइपर से हाइपो में सॉल्ट, और दूसरा इसमें वाटर लॉस हो रहा है। अब वाटर लॉस की समस्या से निपटने के लिए खारे पानी की जो मछली होती है वो वाटर पीती है, पानी पीती है, तो वाटर लॉस की समस्या तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन सॉल्ट गेन की समस्या और गंभीर हो जाती है।
क्योंकि यहां पे वाटर तो अंदर आ रहा है लेकिन वाटर के साथ सॉल्ट्स भी आ रहे हैं, और सॉल्ट वैसे भी अंदर घुस रहे थे इसके। तो इसकी दूसरी समस्या और गंभीर हो गई। इससे निपटने के लिए ये मछली क्या करती है, इनकी गिल एपिथेलियम में भी आयनोसाइट होते हैं, मैं यहां बना देता हूं, होते हैं गिल एपिथेलियम में, और ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जबरदस्ती धक्के मार मार के सोडियम और पोटेशियम को बाहर निकालते हैं। क्लोराइड पीछे पीछे अपने आप बाहर जा रहा है पैसिवली, यानी ये एक्टिव एक्सपोर्ट ऑफ सॉल्ट करते हैं, ताकि मछली अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर की तुलना में हाइपोटोनिक बनाए रखे। बाहर तो हाइपर है ना, तो इस तरह से ही काम करते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर्स, और अपनी ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। यहाँ एक बात और बतानी जरूरी है कि शार्क जो है वो क्या है, वो वर्टिब्रेट है और वो ऑस्मो कन्फॉर्मर है। लेकिन शार्क जो कि एक वर्टिब्रेट है और ऑस्मो कन्फॉर्मर है, वो कभी कभी एक टेम्परेरी वर्टिब्रेट और ऑस्मो रेगुलेटर है, वो कभी कभी एक टेम्परेरी ऑस्मो कन्फॉर्मर की तरह बिहेव करती है। कैसे, वो बताता हूँ। शार्क बेसिकली वर्टिब्रेट है, इट इज एन ऑस्मो रेगुलेटर which behaves as a temporary osmo conformer. ये कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। अब से सपोज ना ये शार्क है कोई, अब इस शार्क के अंदर की ऑस्मोलैरिटी कितनी है ये तो आपको पता ही है। इस शार्क के अंदर की ऑस्मोलैरिटी अगर हम देखें तो वो होती है 300, सभी की 300 है, इसकी भी है। बाहर समुद्र की होती है 1000, तो अंतर कितना है 700। लेकिन समुद्र में हर जगह ऑस्मोलैरिटी 300 ही हो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, कहीं पे 7000 ही हो जरूरी थोड़ी है, कहीं 1200 भी हो सकती है, 1500 भी। डेड सी भी तो सी है, उसकी तो ऑस्मोलैरिटी काफी ज्यादा है। तो सपोज शार्क अगर तैरते तैरते ऐसे समुद्र में चली जाए जहां पे ऑस्मोलैरिटी थोड़ी ज्यादा हो, 1000 की जगह 1200, तो क्या होगा, शार्क में डिहाइड्रेशन होने लगेगा, क्योंकि 700 का डिफरेंस टॉलरेट करने के लिए तो ये बनी थी, लेकिन 900 का डिफरेंस टॉलरेट करने के लिए ये नहीं बनी, तो शार्क में वाटर लॉस होने लगेगा। ऐसे में शार्क टेम्परेली एक ऑस्मो कन्फॉर्मर की तरह कैसे बिहेव करती है कि शार्क क्या करती है, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी यूरिया और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, इनका एक्सक्रीशन करना बंद कर देती है और इनको ना शरीर में बॉडी फ्लूइड में घुलने लगती है यहाँ। इससे इसके अंदर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो टेम्परेली 300 से बढ़ के 500 हो जाती है। तो अंतर फिर से 700 का रह गया ना, इसलिए शार्क सर्वाइव कर जाती है। बाद में जब वापस ऐसा समुद्र में जाती है जहाँ ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल है, तो ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देती है। इस तरह से ये शार्क जो है वो काम करती है, टेम्परेरी ऑस्मो कन्फॉर्मर की तरह ही बिहेव करती है। और यहाँ पे जो यूरिया है, इट इज बिहेविंग एज एन ऑस्मोलाइट। ऑस्मोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो शार्क में यूरिया एक ऑस्मोलाइट की तरह बिहेव करता है। बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ह्यूमन किडनी में भी थोड़ी यूरिया स्टोर होती है मेडुला में, और वो भी एक ऑस्मोलाइट की तरह बिहेव करती है, और किडनी के कॉन्सेंट्रेशन को, किडनी में मेडुला के कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा करने में हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्स कंपैरिजन में। कैसे करती है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ऑस्मो कन्फॉर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर। हम लोग कौन है, ह्यूमन बींग्स, हम लोग हैं स्ट्रिक्ट ऑस्मो रेगुलेटर्स, क्योंकि हम थोड़ा भी हमारे अंदर वाटर गेन मस्ट बी इक्वल टू वाटर लॉस, so that the amount of water inside the body remains constant. अब भाई ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या होता है तो आप समझिए कि जितना पानी पियोगे उतना पानी खोना पड़ेगा आपको, ताकि शरीर में पानी की जो मात्रा है वो कांस्टेंट बनी रहे, ठीक है। हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट ऑस्मो रेगुलेटर है। इनफैक्ट हमारे अंदर ना अगर 12% से ज्यादा का लॉस हो गया ना, वाटर लॉस ग्रेटर देन 12% वाटर लॉस, तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। आपने अक्सर सुना होगा ही और शी सफर्ड 80% बर्न्स, 90% बर्न्स, 50% बर्न्स। अभी 50% बर्न का मतलब ये नहीं होता है कि आधा शरीर जल के कोयला हो गया बस आधा बचा है। स्किन का कितने परसेंट सरफेस एरिया जला है वो डिसाइड करता है कि कितने परसेंट बर्न हुआ है। सारी स्किन जल गई है तो 100% बर्न हो गया। आप सोचो 50% बर्न मतलब एक हाथ और एक पैर बचा है बस, इधर का तो सब कार्बन हो गया, ऐसा नहीं है। स्किन का कितने परसेंट सरफेस एरिया जला है वो बर्न को डिसाइड करता है, ठीक है। तो भैया ऐसा है, आपने ये भी सुना होगा कि 80-90% बर्न हुआ, कोई 100% बर्न हुआ और मर गया। अब स्किन जल गई तो आदमी क्यों मर गया, स्किन तो ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिससे, जो कि बहुत जरूरी हो, तो स्किन जल जाने से आदमी क्यों मर जाता है ये बताओ। लिवर तो जल नहीं गया, हार्ट तो जला नहीं, उसका ब्रेन थोड़ा ना जल गया उसका,
अगर भाई उसका ब्रेन जल गया होता तो हम मानते, सिर्फ उसकी स्किन ही तो जली है। पता है स्किन जलने से ना डिहाइड्रेशन होता है, वाटर लॉस, वाटर इवोपरेट हुआ ना, तो वाटर लॉस हुआ तो उसका ब्लड जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, गाढ़ा हो गया। और ब्लड जब गाढ़ा हो गया ना तो उस ब्लड ने सेल्स के वाटर को अपने अंदर खींच लिया, जो बॉडी सेल्स थे उनके वाटर को, ऑस्मोसिस एक्सोस्मोसिस हुआ, और सेल हमारे जो बॉडी के जो सेल्स थे उनका वाटर ब्लड ने खींच लिया, तो सेल्स तो डिहाइड्रेट हो गए, लिवर के सेल, ब्रेन के सेल, इनमें जितना वाटर होना चाहिए उतना नहीं है, तो ये मर जाएंगे। और वाइटल ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो अगर डिहाइड्रेट हो गए तो आदमी मर गया, क्लिनिकल डेथ हो गई। तो बेसिकली व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर बर्न? पानी, पानी और पानी। पानी गिराओ, जल गया तो पानी चढ़ाओ, यानी कि आईवी फ्लूइड्स, पानी पिलाओ ताकि पेट से एब्जॉर्ब हो, पानी पिलाओ, पानी चढ़ाओ और पानी से नहलाओ। जल रहा है तो पानी डालोगे ना उसके ऊपर। आपको पता है कितने स्ट्रिक्ट ऑस्मो रेगुलेटर है? आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कभी है ना बरसात होने के बाद, गर्मी में अगर बरसात हो जाए तो बहुत उमस हो जाती है इन्वायरमेंट में, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उमस हो जाती है इन्वायरमेंट में, तो आप लोगों को पसीना ज्यादा आता है, चिपचिपा पसीना, उमस वाला। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग एयर ब्रीदर्स हैं और इसलिए हमें पानी पीना पड़ेगा। आखिर हम पानी पीते ही क्यों है यार? ये क्यों पी रहा हूं मैं पानी? क्योंकि एक प्रॉब्लम है, हमारे शरीर से वाटर लॉस होता रहता है, पसीने से तो होता ही है, लेकिन सबसे मेन वाटर लॉस हमारे शरीर में पता है कैसे होता है? सांसों से। हम लोग ना ड्राई एयर को इनहेल करते हैं और फिर मॉइस्ट एयर को एक्सहेल कर देते हैं, तो हम ना एयर में मॉइस्चर डाल देते हैं, तो एयर ब्रीथ करने की वजह से हमको खूब पानी का लॉस होता है। और अगर हमें वाटर लॉस ज्यादा होता है तो हमको पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खून गाढ़ा होने लगेगा तो प्यास लगती है फिर। तो भैया जितना पानी लूज करोगे शरीर से, पसीने के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, ब्रेथ के फॉर्म में, उतना पानी आपको रोज पीना पड़ेगा। समझ रहे बात को? क्योंकि वाटर गेन वाटर लॉस के इक्वल होना चाहिए, तभी तो अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम लोग एयर ब्रीदर्स हैं, इसलिए भी हम डिहाइड्रेट होते हैं, हमें पानी पीना पड़ता है। अच्छा, जब कभी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो पसीना क्यों आता है? क्योंकि नॉर्मली हम ड्राई एयर को इनहेल करते हैं, उसमें मॉइस्चर डाल देते हैं और मॉइस्ट एयर को हम एक्सहेल कर देते हैं। लेकिन अगर पहले से इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है और हमने मॉइस्ट एयर को इनहेल किया, तो जो पहले से ही मॉइस्ट एयर को इनहेल किया उसमें कहां से मॉइस्चर डालेंगे? तो ब्रेथ के थ्रू होने वाला वाटर लॉस कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप मॉइस्ट एयर को इनहेल कर रहे हो तो उसमें और मॉइस्चर नहीं डाल पा रहे। तो जो ब्रेथ के थ्रू वाटर का लॉस होता था एयर ब्रीदिंग के थ्रू, वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो वाटर लॉस करना पड़ेगा ना, ताकि वाटर गेन हो रहा है वो लूज हो जाए। तो ऐसे में क्या करते हैं, स्वेटिंग से वाटर लॉस ज्यादा होने लगता है और आपको मॉइस्चर वाले दिन में चिपचिपा पसीना ज्यादा आता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलिए, तो वाटर गेन शुड बी इक्वल टू वाटर लॉस, ये बातें हम समझ गए हैं। हम लोग स्ट्रिक्ट ऑस्मो रेगुलेटर में 12% से ज्यादा वाटर लॉस हमारे अंदर फेटल हो सकता है। यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मोलैरिटी पढ़ाए जा रहे हो सर, एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या हुआ? अब पढ़ेंगे ना, इसी से समझ में आएगा। तो ऐसा है भैया, दुनिया में जितने भी, व्हाट इज एक्सक्रीशन, ये तो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है? सुनिए, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ सेलुलर नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमारे सेल्स की जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है इसे बाहर निकालना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। तो भाई जितने भी एनिमल सेल होते हैं दुनिया में, गधा का सेल, घोड़ा का सेल, अमीबा, हाइड्रा, छिपकली, जिराफ, सभी, शुतुरमुर्ग, सभी एनिमल सेल्स की नाइट्रोजनस वेस्ट तो एक ही होती है भाई, सेलुलर नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब एनिमल सेल क्या करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, यही सब बनाते हैं। ठीक है, तो जितने भी एनिमल सेल्स हैं सबकी सेलुलर नाइट्रोजनस वेस्ट तो एक ही होती है, और वो होती है अमोनिया। गधा हो, घोड़ा हो, हाइड्रा हो, डायनासोर हो, छिपकली हो, मछली हो, सभी की नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया ही होती है दोस्तों। लेकिन हम तीन मेन तरह की नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर हम इनको कंपेयर करें, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को अगर हम कंपेयर करें और इनके दो पैरामीटर्स हम कंपेयर करें, एक तो है टॉक्सिसिटी, कि कौन कितना जहरीला है, और दूसरा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो भैया सबसे ज्यादा टॉक्सिक तो अमोनिया होती है,
और सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। अच्छा, दूसरी चीज है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर को अगर हम देखेंगे तो अमोनिया ही सबसे ज्यादा सॉल्युबल भी होती है वाटर में। लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो सबसे कम होती है। तो दोनों ही चीजें सबसे ज्यादा, सॉल्युबिलिटी भी और टॉक्सिसिटी भी, दोनों ही चीजें किसकी सबसे ज्यादा है? अमोनिया की, फिर यूरिया की, और सबसे कम है ये दोनों ही चीजें यूरिक एसिड की। यानी अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉल्युबल इन वाटर भी है। अब सबसे ज्यादा टॉक्सिक है ना अमोनिया, इतनी टॉक्सिक है कि जब अगर हम अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको ही अमोनिया डैमेज कर सकती है, इतनी टॉक्सिक है वो। तो टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बताइए? उसे डाइल्यूट करके, उसमें पानी मिला के। तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया में खूब सारा पानी मिला के उसे डाइल्यूट करते हैं। तो अमोनिया के बन जाते हैं अमोनियम आयंस, और इन अमोनियम आयंस को हम जो बॉडी सरफेस है या गिले एपिथेलियम उससे बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ऐसे जानवरों को कहा जाता है, ऐसे जानवरों को अमोनोटोलिक कहते हैं, क्योंकि ये क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं? अमोनिया। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। ठीक है, तो ये अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनके पास बहुत सारा फालतू पानी है, इनको पानी की कोई कमी नहीं है, तो ये अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। लेकिन हम लोग जमीन पर रहते हैं और हमारे पास इतना फालतू पानी नहीं है बर्बाद करने के लिए जितना अमोनिया को चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को अपने लिवर में ले जाते हैं। हमारे जो लिवर है उसमें एक क्रैब साइकिल चलती है, जो मैं बताऊंगा आपको भी। इसकी वजह से अमोनिया जो है वो यूरिया में बदल जाती है। तो जो अमोनिया है वो यूरिया में बदल जाती है। ऐसे जानवरों को हम कहते हैं यूरियोटलिक। ये क्रैब साइकिल या कॉरी साइकिल, क्रैब साइकिल कहलाती है, ऑर्निथीन साइकिल या क्रैब साइकिल। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। फिलहाल यूरियोटलिक समझ में आया, जिनको कम पानी की आवश्यकता है, क्योंकि यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक है अमोनिया से, तो उसमें थोड़ा कम पानी मिलाएंगे तो भी वो काम चल जाएगा उसका। तो अमोनिया को हम लोग यूरिया में बदल देते हैं लिवर में, और फिर यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं यूरियोटलिक। तो अमोनिया इज एक्सक्रीटेड, यहाँ पे यूरिया इज एक्सक्रीटेड। मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ। अमोनोटॉनिक में आते हैं जैसे बोनी फिश, एक्वेटिक फिश, कुछ लैग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करो। चलो, नहीं चल रहा, एक सेकंड रुक जाओ। चलो, तो जैसा मैं बता रहा था कि बोनी फिश है, बोनी फिश के अलावा टेडपोल, टेडपोल पानी में रहता है ना। तो टेडपोल क्या करता है, बाद में फ्रॉग में बदलता है। तो ये भी अमोनिया को यूरिया में बदलने की जगह अमोनिया को अमोनिया में एक्सक्रीट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा पानी है। बाद में टेडपोल में जो मेटामॉर्फोसिस होता है और टेडपोल से फिर फ्रॉग बनता है, तो उसमें नई किडनीज बनती हैं, और ये जो नई किडनीज है ना, फिर ये यूरिया एक्सक्रीट करती है। तो बोनी फिश हो गया, टेडपोल हो गया, यहाँ तक कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी इसका एग्जाम्पल है। जो पानी में रहने वाले जानवर है ना, उनके पास बहुत सारा फालतू पानी है, तो वो अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। जबकि हम लोग जो जमीन पर रहते हैं उनके पास इतना फालतू पानी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं और फिर एक्सक्रीट करते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे मैमल्स, मैमल्स के अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस। ये जरूरी नहीं कि पानी में रहने वाला हर जानवर जो है वो यूरिया ही एक्सक्रीट करे, अमोनिया ही एक्सक्रीट करे, कि यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं। एडल्ट एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग, तो ये जानवर अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। अच्छा, कुछ जानवर जो है वो बिल्कुल भी पानी का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो डेजर्ट कंडीशंस में रहते हैं। तो वो पता है क्या करते हैं, वो अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल देते हैं।
ऐसे जानवरों को हम कहते हैं यूरिकोटलिक। ठीक है, तो ये जानवर जो है वो यूरिकोटलिक कहलाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी पानी, क्योंकि यूरिक एसिड क्या है ना, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा भी पानी मिलाएंगे ना तो वो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट के फॉर्म में भी एक्सक्रीट किया जा सकता है, तो उसमें ज़्यादा पानी मिलाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बीट करते हैं ना, जैसे ऐसे ड्रॉपलेट्स की तरह, गाढ़े गाढ़े पेस्ट की तरह यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। एग्जाम्पल है जिसका, जैसे लैंड स्नेल्स, ज़्यादातर रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एवीज, प्रोटोथीरिया, मैमल्स। तो ये पानी का नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल देते हैं। एवीज मतलब होता है बर्ड्स। बाकी जानवरों का तो समझ में आता है। यहाँ पे छोटी सी बात बता दूं, अमोनिया लिवर में जाकर यूरिया में कैसे बदलती है, ये चीज ना यहाँ पे यूरिया साइकिल में समझाई गई है। अब यूरिया साइकिल तो ऐसा आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी से हट गया है, पर याद रखें यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथीन साइकिल या क्रैब हैंसलेट साइकिल कहते हैं। ये दो नाम आप इसके याद रख लेना। और इसके लास्ट स्टेप में आर्जिनेज एंजाइम जो है वो आर्जिनिन को यूरिया में बदलता है। पर यूरिया साइकिल चलती कैसे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिवर में जाते हैं और यूरिया बाहर निकलती रहती है। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरी यूरिया साइकिल याद नहीं रखनी है। पहली बात तो याद रखनी है चलती कहाँ है यूरिया साइकिल, लिवर में। तीन चार बातें आपको बस यूरिया साइकिल के बारे में याद रखनी है। पहली बात, यूरिया साइकिल चलती कहाँ है, तो आंसर है लिवर में। इसको क्रैब हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हमारे लिवर के अंदर अमोनिया हिपैटिक आर्टरी से दो मॉलिक्यूल अमोनिया के और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का ये अंदर घुस रहा है। यहां पर ये साइकिल चल रही है, यूरिया साइकिल। और इससे ना एक मॉलिक्यूल यूरिया का बाहर आ रहा है। कैसे, जैसे आप ये देखिए, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये वाटर निकल जाएगा और क्या बचेगा, यूरिया बचेगा। तो इस तरह से यहां पे यूरिया प्लस, अरे यार भावनाओं को समझो आप, है ना। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल अमोनिया के और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलकर यूरिया बनाते हैं। तो इस तरह से यूरिया साइकिल चलती रहती है। आपको याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है, एक साइकिल होती है यूरिया साइकिल। जैसे चक्की चल रही है वैसे, गेहूं अंदर जा रहा है, आटा बाहर आ रहा है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, यूरिया बाहर आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अंदर किससे जा रही है बताओ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, हेपेटिक आर्टरी से। और यूरिया बाहर किससे आ रही है, हेपेटिक वेन से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया किस ब्लड वेसल में होता है, क्योंकि बनती कहाँ है यूरिया, लिवर में, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन, तो आंसर है हेपेटिक वेन, क्योंकि लिवर से बाहर आ रही है ना, ये लिवर में तो बन रही है यूरिया। ठीक है, तो इस तरह से यूरिया बनती रहती है। बाद में इस यूरिया का कुछ पोर्शन जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होता रहता है। तो यूरिया साइकिल ऐसे आपको नहीं पढ़नी है, पर जितनी बातें मैंने यहाँ बता दी यूरिया साइकिल के बारे में इतनी काफी है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। मेरा सवाल तो यूरिकोटलिक में एवीज से था कि भाई स्नेल्स, इंसेक्ट्स तो समझ में आता है, इन सबको पानी की कमी है इसलिए यूरिकोटलिक है। ये एवीज को पानी की क्या कमी है, बर्ड्स, बर्ड्स को पानी की क्या कमी है, वो यूरिकोटलिक क्यों होती हैं, वो ऊपर से बीट क्यों करती हैं, यूरिक एसिड क्यों गिराती हैं, वो ऊपर से यूरिन क्यों नहीं कर देती हैं, यूरिया गिराए ऐसा लगे जैसे बारिश हो रही है ऊपर, अरे नहीं ये तो बर्ड्स है, लेकिन वो ऊपर से टप से ना यूरिक एसिड गिराती है। तो बर्ड्स को यूरिकोटलिक होने की क्या जरूरत है, बर्ड्स को पानी की क्या कमी है, उड़ते उड़ते जहां पानी मिलेगा पी लेंगी। अरे अगर मटके में पानी कम भी है तो कंकड़ डाल के ऊपर ले आएंगी, चतुर कौआ। सुनिए कहानी। तो बर्ड्स को पानी की कोई कमी नहीं है, फिर बर्ड्स यूरियोटलिक क्यों नहीं होती, वो यूरिकोटलिक ही क्यों होती हैं, सवाल समझ में आया। नए बच्चों से पूछ रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे, कुलदीप कह रहा है वो भारी हो जाएंगी, एडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट है ये, ऐसा है भैया। बर्ड्स कम पानी इसलिए पीते कि ज्यादा पानी पिएंगे तो भारी हो जाएंगे, तो उड़ेंगे कैसे।
इनके हिसाब से भारी चीजें उड़ नहीं सकती। अच्छा, बेवकूफ मास्टर भी यही बोलते हैं कि बर्ड्स अगर भारी हो जाएंगी तो उड़ेंगी कैसे, इसलिए वो कम पानी पीती हैं और इसलिए वो यूरिकोटलिक होती है। बेवकूफ मास्टर यही बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या भारी चीजें उड़ती नहीं है क्या? कभी आप एरोप्लेन में बैठे हो, आपको पता है जिस दिन आपकी फ्लाइट होती है ना एरोप्लेन की, उससे 2 दिन पहले से आपको ना पानी पीना कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पानी पीते रहोगे ना तो आप भारी हो जाओगे। और जब आप फ्लाइट की बोर्डिंग पास लेते हो और उसके बाद जैसे आप फ्लाइट में घुसने लगते हो तो एयर होस्टेस आती है ना ऐसे करके, वो बोलती है सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कुर्सी की पेटी बांधने से पहले सभी मूत्र विसर्जन करके आए, क्योंकि वायुयान के अंदर पानी ज्यादा होने से वायुयान के गिरने का खतरा है। ऐसा थोड़ी होता है। अरे आतंकवादी को तो कुछ करना ही नहीं, फिर फ्लाइट गिरानी है, पानी पी के फ्लाइट में बैठ जाए, भारी हो जाएगा, प्लेन गिर जाएगा। बॉम्ब वॉम्ब लेके जाने की क्या जरूरत है, पानी पी के फ्लाइट में बैठ जाए। तो इसका मतलब ये जवाब नहीं है क्योंकि भारी हो जाती है बर्ड्स। ऐसा है ना, अगर बर्ड्स यूरिकोटलिक ना होना तो उनका वंश ही आगे नहीं बढ़े। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जितने भी जानवर जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल वाला एग ले करते हैं, ये देखो ऐसा एग, ये देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है। हालांकि ये ऑक्सीजन और CO2 के लिए परमीबल होती है, लेकिन बस इन्हीं की, और किसी चीज के नहीं। ये इसके अंदर योग है, एम्ब्रियो जो है ना वो एग के अंदर डेवलप हो रहा है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? योग, इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। ये एम्ब्रियो है मान लीजिए, ठीक है। अब एम्ब्रियो एक्सक्रीशन करेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो सभी जानवरों की एक ही होती है, समझ में आई बात? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो सभी जानवरों की एक ही होती है, अमोनिया। एम्ब्रियो की भी अमोनिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एम्ब्रियो अगर अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा ना, तो अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। तो होगा क्या, अमोनिया अंडे के अंदर का जो वाटर है ना उसमें घुलती चली जाएगी, घुलती चली जाएगी, और अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना वो टॉक्सिक होता जाएगा, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक भी बहुत है। और इस टॉक्सिसिटी में एम्ब्रियो मर जाएगा, तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाएगा और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में खत्म हो जाएगा। अगर ये एम्ब्रियो अमोनिया की जगह यूरिया एक्सक्रीट करे तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। यूरिया इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, तो वो यूरिया भी अंदर घुलती चली जाएगी, जिसकी वजह से अंदर का एनवायरमेंट जो है वो टॉक्सिक होता जाएगा। इसलिए ये यूरिकोटलिक होता है, क्योंकि यूरिक एसिड ना तो टॉक्सिक है और ना ही सॉल्युबल इन वाटर है। वो एक जगह प्रेसिपिटेट होकर ऐसे पड़ा रहेगा और अंडे के अंदर का माहौल खराब नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर है। और एंड में जो पक्षी है, जब एम्ब्रियो जब बड़ा हो जाएगा तो अंडा फोड़ के पक्षी बन के उड़ जाएगा, फूटे हुए अंडे में यूरिक एसिड पड़ा रह जाएगा। समझ में आई बात? तो अब जब ये एम्ब्रियो अंडा फोड़ के बाहर निकलेगा तो अब कोई नई मेटामॉर्फोसिस तो होनी जाएगी, जैसे टेडपोल से फ्रॉग बनता है तब होती है। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पक्षी यूरिकोटलिक था, तो अब ये पूरी जिंदगी यूरिकोटलिक ही रहेगा और ये बीट ही करेगा। समझ में आई बात? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपनी जान बचाने के लिए इसको यूरिकोटलिक होना था। इनफैक्ट इससे क्लासिफिकेशन का पॉइंट बताता हूँ, जितने भी जानवर दुनिया भर के जिनकी कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है जिनके अंडों के ऊपर, और जिनका एम्ब्रियो इस अंडे के अंदर डेवलप होता है CaCO3 की शेल के अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं बोलो? तो सारे जानवर जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल वाला अंडा देते हैं सब यूरिकोटलिक होते हैं। मतलब हम एनिमल डाइवर्सिटी को जैसे ट्रिक से ही याद कर लेंगे, एनिमल किंगडम को बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको, पर याद रहनी चाहिए आपको। ये बात समझ में आई है यूरिकोटलिक क्यों है? चलिए, इसलिए यूरिकोटलिक होते हैं। तो ये तो हमने अमोनोटलिक, यूरिटलिक, यूरिकोटलिक के बारे में बात की। यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, यही बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी लिखे हुए, बाकी सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं। कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं इनके अलावा, सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये और वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है वो भी देख लो। ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, हम लोग ये सब क्या है एक्चुअली, क्या है, हम लोग यूरियोटलिक इसलिए नहीं है हम लोग कि हम सिर्फ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट हम एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिया होता है। उसके अलावा हम छोटी मोटी और भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं अमोनिया से। जैसे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ना, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड बनाते हैं अमोनिया से और इसको एक्सक्रीट करते हैं। और इसकी एक टिपिकल ऑर्डर होती है, समुद्र के पानी में स्मेल आती है ना जो, अच्छा वैसी सड़ी स्मेल जो है ना, कभी कभी आपने देखा होगा अपने कूलर में भी आ जाती है। पानी कम रह जाता है कूलर में, कभी कभी गंदी मछली की सड़ी बदबू आती है। आप कहेंगे कूलर में मछली की बदबू क्यों आ रही है सड़ी? असल में कूलर में जो पानी है वो कहाँ से आया बताओ? नदियों से आया ना यार। तो नदी में वो जानवरों ने वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज किया होगा पानी में, वही पानी आपके घर में नल में आया, वही आपने कूलर में डाल दिया। अब कूलर में जब पानी कम रह गया तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट हो गया ना, तो उसकी वजह से आ रही है इसमें। मछली को आपके कूलर में आके पॉटी करके तो गई नहीं थी, तो फिर मछली की बदबू क्यों आ रही कूलर में? पानी आया ना इधर नल से, जिधर मछली ने वेस्ट प्रोडक्ट किया था। सुबह सुबह आप देख रहे हो मछली नॉक कर रही है गेट पे, और जरा कूलर खोल दो, प्रेशर आ रहा है थोड़ा, ऐसे थोड़ी है। तो ये ये इसलिए ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। फिर ग्वानिन, ये तो ग्वानिन तो मतलब मकड़ियां क्या करती हैं, अमीनो एसिड्स को, अमोनिया को ना ग्वानिन में बदल लेती है। इसी तरह एलेंटोनिन हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गया,
क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये सारे माइनॉरिटी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे अंदर बनते हैं, और ये सारे के सारे फिर हम थोड़ा बहुत एक्सक्रीट करते हैं। इनके बारे में आपको और बताएंगे आगे। फिर यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें ना अमोनोटोलिक, यूरियोटोलिक और यूरिकोटोलिक के बारे में बताया, जो हमने पढ़ा था वही, कि किसको कितना पानी चाहिए, किसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने जनरल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन के बारे में जनरल बात पढ़ी कि कैसे कौन अमोनोटोलिक है, कौन यूरियोटोलिक है, कौन यूरिकोटोलिक है। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम किडनी के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे मॉड्यूल जरूर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन हम लिख के इसमें कुछ बातें समझेंगे। ब्रेक चाहिए, 2 मिनट का ब्रेक दें, पानी वानी पी लो। अभी मेरे को भी प्यास लग रही है बहुत तेज, मैं भी पानी वानी पी के आता हूँ। 2-3 मिनट का ब्रेक देते हैं, है ना, और फिर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चलो 3 मिनट का ले लो, तो 3 मिनट में मिलते हैं हम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। चलो, तो 3 मिनट में मिलते हैं, मैं पानी भर के लाता हूँ और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। चलिए, चलो भाई, अगर अब आवाज आ रही है ठीक ठाक तो एक बार थम्स अप कर दो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो क्या होता है कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन तो आपको पता है। अब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? एक्सक्रीशन तो बहुत जगह से होता है, किडनी, स्किन, स्किन से भी तो होती है स्वेटिंग, एलिमेंट्री कैनाल, फीसिस निकलते हैं इससे बाहर, लंग्स, लंग्स से CO2 बाहर निकलती है। इसमें से मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है बताइए? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। किडनी से तो हम मिक्चुरेशन करते हैं, यानी यूरिन बाहर निकलती है। एलिमेंट्री कैनाल से डिफिकेशन होता है, यानी कि फीसिस बाहर निकलती हैं। तो डिफिकेशन बड़ा एक्सक्रीशन क्यों नहीं है? टाइम तो इसमें ज्यादा लगता है। तो मिक्चुरेशन बड़ा एक्सक्रीशन क्यों है डिफिकेशन के कंपैरिजन में? मिक्चुरेशन को हम बड़ा एक्सक्रीशन कहते हैं, क्यों भाई? ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो होता क्या है, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें फूड आता है, इस फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ये फूड हम एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, है ना। अब डाइजेस्टेड फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और ये हमारे सेल्स के पास पहुंचते हैं। सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और इससे दो चीज़ें बनाते हैं, एक तो एनर्जी जो ये सेल्स स्टोर कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ वेस्ट। वेस्ट में क्या आता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये जो वेस्ट है ये कहाँ जाती है बताओ? ये जाती है हमारे लिवर में। लिवर में इस वेस्ट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया को यूरिया में। फिर ये यूरिया भाई जाती है हमारी किडनी में, और फिर जो किडनीज हैं वो इस यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इस एक्ट को हम कहते हैं मिक्चुरेशन, है ना। लेकिन इधर जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर निकल जाता है, इसका डाइजेशन नहीं हुआ, डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये फीसिस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इसके बाहर निकलने को हम कहते हैं डिफिकेशन।
तो ट्रू एक्सक्रीशन कौन सा है? ट्रू एक्सक्रीशन तो ये है मिक्चुरेशन। क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ सेलुलर नाइट्रोजिनस वेस्ट, सेलुलर नाइट्रोजिनस वेस्ट तो ये है ना भाइयों, अमोनिया। तो रिमूवल ऑफ सेलुलर नाइट्रोजिनस वेस्ट सेल से निकली है इज मिक्चुरेशन। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना तो इजेशन है, इजेशन, एक्सक्रीशन थोड़ी है, ये इजेशन है। समझ में आ रही बात? तो किडनी है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी है, एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी है, किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि सेलुलर नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना किडनीज का काम है। सो द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर किडनीज। तो बॉडी के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनीज, लेकिन मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज नॉट एक्सक्रीशन। फिर क्या है? अगर किडनी बॉडी के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो किडनी का मेन फंक्शन अगर एक्सक्रीशन नहीं है तो फिर क्या है? होम्योस्टेसिस। यही तो मैं आपको समझाऊंगा कि किडनी सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने का ही काम नहीं करती, ये और भी बहुत सारे काम करती हैं। आपका ऑस्मो रेगुलेशन, बीपी बनाए रखना, पीएच बनाए रखना, ब्लड सप्लाई, आरबीसी काउंट, ग्लूकोज लेवल बनाए रखना, बहुत सारे काम करती है किडनी, और सब चीज़ों को कांस्टेंट बनाए रखना इसका काम। तो ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। A pair of kidneys are present at the level of T12, L1, L2 and L3. T12 मतलब 12वीं thoracic vertebra, L1 और L2 के लेवल पे किडनीज प्रेजेंट होती हैं। एनसीईआरटी L3 लिख रही है तो L3 मान लेना, L3 भी है। जो हमारी वर्टिब्राज होती हैं, लंबर वर्टिब्रा, उनके 12वीं L1 और L2 के लेवल पे प्रेजेंट होती हैं। और थोड़ा सा ना राइट किडनी ना 1 इंच नीचे होती है लेफ्ट किडनी से, ये थोड़ी सी ऊंची होती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरफ राइट साइड में, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊंची, राइट साइड में लिवर है, इसलिए राइट किडनी ना 1 इंच नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। दोनों ही किडनी से नीचे यूरिन लेके निकलता है यूरेटर। जो यूरेटर्स होते हैं वो यूरिन को एक मेम्ब्रेनस पाउच में गिरा देते हैं, जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो पाउच है यूरिनरी ब्लैडर, इससे फिर नीचे जो निकलती है वो कहलाती है यूरेथ्रा। तो ये एक बेसिक चीज़ है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखिए ये किडनी है, तो किडनी का ये वाइड पोर्शन पेल्विस कहलाता है, जो मतलब ये वाला पोर्शन जहाँ से यूरेटर अराइज होता है। ये नीचे वाला हिस्सा यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें यूरेटर आके खुलते हैं, और ये उसके नीचे वाला हिस्सा यूरेथ्रा है, जिससे यूरिन बाहर निकलती है। ये तो एक बेसिक डायग्राम हो गया किडनी का, इसी को अभी हम डिटेल में समझेंगे बाद में कि किस तरह से ये होता है। पर इसको आगे समझने से पहले हम जरा किडनी के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये जो किडनी है, इनके बारे में बात करते हैं। अगर एक कट सेक्शन बनाया जाए किडनी का, यूं काट के ऐसे, किडनीज का एक कट सेक्शन अगर हम बनाएं, तो अगर हम देखें किडनीज में क्या क्या होता है और कैसे होता है, तो वो देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। करीब 150 ग्राम्स, 150 ग्राम की एक किडनी होती है। 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। एडल्ट किडनी करीब 150 ग्राम्स की होती है। और इसका ये वाइड वाला पोर्शन जो यूरिन कलेक्ट करता है किडनी से, इसे हम पेल्विस कहते हैं। और ये दोनों ही किडनियां पीछे वाली डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी हुई होती है, यानी पीठ, राजमे की फली की तरह होती हैं। बीन शेप किडनीज कहते हैं इनको। ये जो बीन शेप किडनीज है ना, ये सिर्फ मैमल्स की विशेषता है, सिर्फ मैमल्स में ही बीन शेप किडनीज होती हैं। और दोनों किडनी ना डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी होती हैं। तो पेरिटोनियम नाम की चादर इन्हें आगे से तो कवर करती है, बट पीछे से कवर नहीं करती। कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन अगर एब्डोमिन में बीचों बीच है तो पेरिटोनियम से चारों तरफ से कवर करेगा। लेकिन अगर ये ऑर्गन डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा है, पीछे हमारी पीठ से जुड़ा हुआ है, पीछे वाली वॉल से एब्डोमिन की, तो पेरिटोनियम की चादर उसे आगे से तो कवर करेगी लेकिन पीछे से कवर नहीं करेगी। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं, जिनके चारों तरफ पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। और हमारे केस में जो किडनीज होती हैं वो रिट्रोपेरिटोनियल होती हैं। और किडनी में ये जो राजमे जैसा गड्ढा होता है ना, इस गड्ढे को हम हाइलम बोलते हैं, हाइलम। इसी हाइलम से कई चीजें आती हैं और जाती हैं। जैसे आप देखो, रीनल आर्टरी अंदर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, रीनल नर्व अंदर आती है इंफॉर्मेशन लेके, रीनल वेन बाहर जाती है। और क्या बाहर जा रहा है? देखो, यूरेटर बाहर जा रहा है। तो रीनल आर्टरी से अंदर आती है ब्लड प्लस यूरिया, यूरिया छन के इधर निकल जाती है यूरिन में,
और रीनल वेन से वापस जाता है ओनली ब्लड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया कौन सी ब्लड वेसल में होगा, हमारे शरीर में सबसे कम मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, तो आंसर होगा रीनल वेन में, क्योंकि किडनी में यूरिया छन जाती है ना, तो किडनी से जो ब्लड बाहर आ रहा है भले ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन उसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होता है, यानी कि मिनिमम होता है। ठीक है, तो रीनल वेन में मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया है। हिपैटिक वेन में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया जो लिवर से बाहर आ रही होती है। ठीक है, तो चाहे रीनल वेन हो चाहे हिपैटिक वेन हो, हिपैटिक वेन में लिवर में बनती यूरिया, तो मैक्सिमम, दोनों में आंसर वेन है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया पूछा जाए तो आंसर हिपैटिक वेन है, और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया तो रीनल वेन। क्यों? क्योंकि ब्लड प्लस यूरिया रीनल आर्टरी से अंदर तो घुसती है, लेकिन यूरिया इधर निकल जाती है, और जो ब्लड वापस आता है उसमें यूरिया नहीं होती, बहुत ही कम होती है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो बीन शेप किडनीज मैमल्स में होती हैं सिर्फ, है ना, हमारे केस में भी बीन शेप किडनीज है। और हमारी किडनीज कैसी हैं? रेट्रोपेरिटोनियल किडनी है, क्योंकि वो डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी होती है। वेट कितना होता है एडल्ट किडनीज का? 150 ग्राम। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मॉड्यूल में भी दी हुई हैं। कौन से लेवल पे होती है? T12, L1 और L2। तो ये देखिए T12, L1, L2 के लेवल पे होती है। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, मैंने बताया आपको, और रेट्रोपेरिटोनियल होती है हमारी किडनीज, ये भी बताया। बीन शेप होती हैं, और इनके ऊपर फाइब्रस टिश्यू का एक कैप्सूल होता है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनीज के ऊपर फाइब्रस टिश्यू का एक कैप्सूल है जिसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो ये फाइब्रस कैप्सूल इसके ऊपर पाया जाता है। तो ये हो गया किडनी का एक्सटर्नल अपीयरेंस, की किडनी बाहर से कैसे दिखती है। अब जब हम किडनी का कट सेक्शन काट के देखते हैं अंदर, तो हम क्या देखते हैं? किडनी का जो सब्सटेंस है अंदर, ये पूरा ऐसे कट किया ना किडनी को, और लंबा करके ऐसे देख रहे हैं कट करके, कैसे? जैसे मान लो ये किडनी है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे खोल रहा हूँ और ऐसे कट करके देख रहे हैं अपन इस किडनी को, ये उधर ये वाला हिस्सा किडनी का अंदर से, है ना। तो जब अंदर से किडनी को ऐसे कट करके देखते हैं, जैसे अपन एप्पल काटते हैं, कोई भी फल काटते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि किडनी का जो अंदर का सब्सटेंस है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स और मेडुला। किडनी में बीच बीच में कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, और ये 10-12 है। मैं यहाँ पे तो सिर्फ 4-5 बनाऊंगा, पर 4-5 नहीं है, ये 10-12 है, इन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं। मैंने 4 बना दिए हैं, और याद रखना ये 4 नहीं है, ये 10-12 है। दीज आर नोन एज द पिरामिड्स। तो मेडुला इज इन द शेप ऑफ पिरामिड्स, और इनके बाहर है कॉर्टेक्स। ये पूरा हिस्सा जो है बाहर वाला, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। जैसे सॉफ्टी के कोन, वैसे ही पिरामिड, इसका ब्रॉड वाला हिस्सा जो पीछे है ये हिस्सा, ये कहलाता है बेस, ये बेस है, और ये आगे वाला नुकीला हिस्सा ये एपेक्स है। तो ये ब्रॉड हिस्सा बेस और ये नुकीला हिस्सा एपेक्स, ये बेस ये एपेक्स। ठीक है, तो सॉफ्टी के 10-12 कोन अपन नोक वाली साइड से पकड़ लें, उनके चौड़ी वाली साइड पीछे, सबके नोक जो है ना पॉइंट कर रही है इधर टुवर्ड्स द पेल्विस, और इनके चारों तरफ जो है ना यहाँ पे ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स ऐसे ही नहीं, ऐसे भी है, देखो यूं भी है। तो कॉर्टेक्स के अंदर दबे हुए हैं, समझ में आई बात? मेडुलरी पिरामिड्स 10-12, उनके चारों तरफ कॉर्टेक्स है, और यहाँ तक कि पिरामिडों के बीच में भी कॉर्टेक्स है, दिख रहा है आपको ये? तो जो चारों तरफ कॉर्टेक्स तो है ही सही यहाँ पे, और ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं। लेकिन ये जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन आपको मेडुलास के बीच में दिख रहा है, ये कहलाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में भी है, और मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है ये कहलाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, तो इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन है, चारों तरफ कॉर्टेक्स है और बीच में मेडुलरी पिरामिड्स हैं, जिनकी सबकी जो एपेक्स यानी नोक है टुवर्ड्स द पेल्विस पॉइंट कर रही है। तो पिरामिड की शेप में क्यों होती है मेडुला? गोल क्यों नहीं होती, स्फीयर क्यों नहीं होती, क्यूबॉइड क्यों नहीं होती? क्योंकि एक पिरामिड में आप किधर भी खड़े हो जाओ, अगर आप ऊपर चढ़ने लगोगे तो एंड में आप एक ही पॉइंट पे पहुंच जाओगे चारों तरफ से, कन्वर्जेंस। इसी तरह से टू कन्वर्ज द फ्लो ऑफ यूरिन टुवर्ड्स द पेल्विस, हम चाहते हैं कि यूरिन कहीं भी बने किडनी में,
वो कन्वर्ज होके कहाँ आए, पेल्विस में आए, इधर से पेल्विस में आए, इधर से पेल्विस में आए, सब तरफ से। सो सब तरफ से यूरिन जो है वो पेल्विस में आके कन्वर्ज हो, ठीक है। सो टू कन्वर्ज द फ्लो ऑफ यूरिन टुवर्ड्स द पेल्विस, जो मेडुला होती है, इट इज इन द शेप ऑफ पिरामिड्स, ठीक है। तो मेडुला का जो शेप है वो पिरामिड्स की तरह होता है, ठीक है। अब किडनी के अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला में आखिर होता क्या है अंदर, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के इंटरस्टिशियल स्पेस में 10 लाख नेफ्रॉन दबे हुए होते हैं, और वही नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। और ये पता कैसे दबे होते हैं, आधे कॉर्टेक्स में और आधे मेडुला में, ऐसे। ये देखिए, ये नेफ्रॉन है, ये इस तरह से दबे हुए होते हैं किडनी के अंदर, आधे कॉर्टेक्स में और आधे मेडुला में। तो इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। पहले हम एक पिरामिड को देखते हैं। सपोज मैं यहाँ बनाता हूँ, सपोज ये एक रीनल पिरामिड है, ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है, नीचे वाला हिस्सा मेडुला है। तो ये देखिए नेफ्रॉन कैसे होते हैं, नेफ्रॉन आधा कॉर्टेक्स में है और आधा मेडुला में है, ऐसे होते हैं नेफ्रॉन। करीब 4000 नेफ्रॉन मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, 4000 नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, और करीब 250 कलेक्टिंग डक्ट हमारी किडनी में होते हैं। यानी किडनी में टोटल कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो आंसर है 10 लाख। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जैसे आप देखिए, ये 3 नेफ्रॉन बनाए ना मैंने, ये तीनों नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में आके खुल रहे हैं, तो करीब 4000 नेफ्रॉन, मैंने 3 बनाए, 3 नहीं होते, ऐसे 4000 नेफ्रॉन मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, और 250 कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स आगे आके एक दूसरे डक्ट में खुलते हैं, जिन्हें डक्ट ऑफ बेलिनी कहा जाता है। और डक्ट ऑफ बेलिनी फिर आगे आकर रीनल पेपिला नाम के हिस्से में खुलते हैं, यह हिस्सा रीनल पेपिला कहलाता है। तो इस तरह से यूरिन का फ्लो हो रहा है, तो यूरिन जो है वो इस तरफ फ्लो कर रही है टुवर्ड्स द रीनल पेपिला। जो पिरामिड का टिप होता है ना, इसको हम रीनल पेपिला कहते हैं। और क्योंकि 10-12 पिरामिड्स होते हैं यहाँ, मैंने 3-4 बनाए, पर 3-4 नहीं 10-12 होते हैं, तो इन पिरामिडों से यूरिन कलेक्ट करनी ना हमें। मतलब देखो आप यहाँ पे नेफ्रॉन है ना, तो ये यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, देखिए कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये डक्ट ऑफ बेलिनी है, डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद ये रीनल पेपिलास है यहाँ। तो इन रीनल पेपिलास से यूरिन कलेक्ट करना है, तो पेल्विस जो है वो ब्रांच में हो जाता है ऐसे, और कैलिक्स नाम के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो ये हिस्सा कहलाता है माइनर कैलिक्स। 2-2, 3-3 माइनर कैलिक्स जिस एरिया में आकर खुलते हैं, वो एरिया कहलाता है मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स फिर किस में खुलता है, पेल्विस में। ये माइनर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स। तो ये एक सीक्वेंस हो गया यूरिन के फ्लो का। नेफ्रॉन से क्या हो गया सीक्वेंस, देखिए नेफ्रॉन में जो चीज छन के आती है वो कहाँ पहुंचती है, वो पहुंचती है कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट किस में खुलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी में। डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ खुलते हैं, रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला किस में खुलती है, तो माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स खुलते हैं मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स खुलते हैं पेल्विस में। ये देखिए पेल्विस खुलता है फिर यूरेटर प्रॉपर में। सीक्वेंस याद रखना, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया एक सीक्वेंस जो आपको याद रखना है फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है। तो इस तरह से यूरिन जो है बाहर फ्लो कर रही है। अब हम देखते हैं कि किडनी के बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी बातें मैंने यहाँ पढ़ाई दी। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी पिरामिड, रीनल आर्टरी वेन, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, कलेक्टिंग डक्ट भी बता दिए मैंने यहाँ पे। किडनी के बाद के यूरिनरी ट्रैक की बात करेंगे हम, और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। ये वाला ये दोबारा बनाएंगे अभी हम, ठीक है। तो किस तरह से पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक होता है वो भी हम देखेंगे। डाउट्स, 10 मिनट डाउट्स लेना है। पहले बताओ, आज रात को मैच लेना है ना, तो तैयार रहना फिर रात को 10 बजे के आसपास।
पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मैच ले लेंगे। पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक, ये हमें पढ़ना है, यहीं से हम अगली क्लास में शुरू कर सकते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन मैंने पढ़ाया आपको। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताइए। ये पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक, यहाँ से हम पढ़ेंगे ये यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा ये किस तरह से होता है और मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन कैसे होता है। लिंक, मैथ्स तो का लिंक तो अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है भाइयों बहनों, वो मैं क्रिएट कर दूंगा और ग्रुप में डाल दूंगा।